हेलो 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 हेलो। नमस्कार 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 नमस्कार। कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे। और आपको मेरी पिछली वीडियो कैसी लगी? आई होप आपको मजा आया होगा। तो आपको वीडियो कैसी लगती है थोड़ा बताया करो यार, थोड़ा मतलब मोटिवेशन ठीक है, लेकिन देख जानना चाहता हूँ अगर आपको अच्छी लगती है तो बताया करो कभी कभी। तो अपनी पिछली क्लास जैसी थी वैसी थी, आपको मजा आया नहीं आया तो आप मुझे बताना कमेंट करके कि क्या कमी रह गई, कैसे मैं और अच्छा कर सकता हूं। आज की जो क्लास है इसमें मैं कोशिश करूंगा कि आपको बहुत मजा आए, बहुत कुछ सीखने को मिले। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो बच्चों आपने है ना इस घड़ी को नोटिस किया होगा, ऐसी जो दीवार पे जो घड़ी रहती है उसको नोटिस किया होगा कब? जब वो खत्म होने वाली होती है। तो आपने नोटिस किया होगा कि इसकी जो बड़ी वाली जो नीडल होती है वो है ना ऐसे टिक टिक करती रहती है एक ही जगह पे, आगे मूव नहीं कर पाती। ऐसा नोटिस किया है? तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या आपका जो एक घड़ी का जो सेल है क्या वो खत्म हो गया? अगर खत्म हो गया होता तो घड़ी रुक जाती, वो टिक टिक क्यों करती? बोलो तो क्या हुआ होगा? तो कुछ बच्चे बोलेंगे उसका वोल्टेज कम हो गया होगा। अच्छा आपको पता है जब हम नई ये जो घड़ी नहीं, इसका जब सेल नया लेके आते हैं उसका कितना वोल्टेज रहता है? तो उसका जो वोल्टेज रहता है 1.5 वोल्ट, ठीक है। और जब वो सेल खत्म हो जाता है तो उसका वोल्टेज कितना हो जाता है? 0 वोल्टेज ही नहीं तो मतलब कहां से एनर्जी आएगी? वो मतलब आपका ये जो है आपकी घड़ी ये काम ही नहीं कर पाएगी। मैं थोड़ा यार ऐसे रुकता हूं, आई होप आपको समझते होंगे। तो ऐसा कभी कभी होता है मेरे साथ। मैं बचपन में मतलब क्या बोलते हैं इंट्रोवर्ट टाइप का लड़का था। तो मैं काफ़ी लेट बोलना सीखा मतलब लोगों से। तो थोड़ा सा वो होता है, लेकिन आपको मजा आएगा मेरे पढ़ाने में, ये मैं आपको गारंटी लेता हूँ। ठीक है। तो मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा था? तो मैं बात कर रहा था ये जो घड़ी है ना, ये जब खत्म होने वाली होती है तो इसकी इसकी जो सुई है ना ऐसे टिक टिक करती है, आगे मूव नहीं करती। तो सेल खत्म हो गया तो सेल खत्म नहीं हुआ। क्या उसकी वोल्टेज जीरो हो गई? वोल्टेज जीरो नहीं, क्योंकि वोल्टेज जीरो हो जाती तो अपनी जो ये घड़ी है ये एकदम रुक जाती। तो मेरा सिंपल सा क्वेश्चन इतना है यार, मैं आपसे बस इतना पूछना चाहता हूं, जो सेल होता है गैल्वेनिक सेल या सेल बोले, उसकी वोल्टेज जो भी होती है जब नया होता है वो जब खत्म होता है जीरो पे पहुंचती है तो डायरेक्ट जीरो पे पहुंचती है, ये बीच में धीरे 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 कम होती है? क्या कहना है आपको? तो आज की क्लास में हमें इसी चीज को समझना है। चलिए समझते हैं। तो एक हम अपनी सेल लेते हैं, ये कौन सी सेल है? गैल्वेनिक सेल और डैनियल सेल का एग्जांपल है। आई होप आपको दिख रहा होगा। तो आपको पता है लेफ्ट साइड में इस तरफ है ना ऑक्सीडेशन हाफ सेल होता है, यहां पे ऑक्सीडेशन होता है। ये जिंक की रॉड है, आप आई होप आपको दिख रहा होगा। तो ये जिंक की रॉड है और इसके अंदर है ना Zn+2 का सॉल्यूशन है। और ये जो जिंक सल्फेट है ना इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है अभी 1 मोलर है। अभी अभी स्टार्ट नहीं हुई, सेल स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। 1 मोलर है। और इस तरफ कॉपर की रॉड है और इसके अंदर CuSO4 है। और यहां पे जो कॉपर+2 के आयन है, कॉपर+2 के आयन है उसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है। दोनों के अभी 1 मोलर है और टेम्परेचर आपका 298 केल्विन है, मतलब सब स्टैंडर्ड कंडीशन में है। और अब मैं अगर आपसे पूछूं कि इस सेल का पोटेंशियल कितना है तो आई होप आप बता सकते होंगे। मैंने सिखाया है यार आपको, बता सकते हो। तो अपन एक फॉर्मूला लगाएंगे, अपने वाला फॉर्मूला कौन सा? ई सेल अगर हमें निकालना है और कैसी कंडीशन में निकाल रहे हैं? स्टैंडर्ड कंडीशन में, ठीक है। और इसका फॉर्मूला रहेगा E0 ऑक्सीडेशन प्लस E0 रिडक्शन। सही है। तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? तो ऑक्सीडेशन Zn का हो रहा है। तो आपको पोटेंशियल देगा, नहीं देगा तो एनसीईआरटी खोल के देखो। तो इसका Zn का कुछ पोटेंशियल दिया होगा। तो मुझे इसका तो याद रहता है क्योंकि ये सबसे बेसिक हमारी सेल होती है, इसका हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं डैनियल सेल का। तो इसलिए जिंक का हमें तो याद ही हो जाता है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, वैसे दिए जाते हैं। तो ये E0 अगर मैं Zn+2 से Zn की बात करूं तो ये होता है -0.76 वोल्ट, ठीक है। और जो कॉपर है उसका कितना रहता है तो वो भी लिख देता हूं, E0 Cu+2 से Cu का ये रहता है 0.34 वोल्ट, ठीक है। अब आपको E0 सेल बताना है, बता सकते हो, बता सकते होंगे बिल्कुल।
हर कोई बता सकता है, मैंने सिखाया है आपको। तो ई नॉट ऑक्सीडेशन कितना हो गया, ये तो रिडक्शन पोटेंशियल है, हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए क्योंकि जिंक का यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसको हम प्लस लेंगे 0.76, और रिडक्शन किसका हो रहा है, कॉपर का, उसका रिडक्शन पोटेंशियल दिया जा रहा है तो 0.34, जब आप इसको सॉल्व करोगे 1.1 वोल्ट। सही है। तो आपको जब स्टैंडर्ड कंडीशन में, स्टैंडर्ड कंडीशन है, स्टैंडर्ड कंडीशन आपको पता है टेम्परेचर 298 केल्विन, जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 1 मोलर है, उस टाइम पे अगर कोई आपसे ई नॉट पूछेगा या सेल का पोटेंशियल पूछेगा तो आप बता सकते हो ना, सेल आपको रिडक्शन पोटेंशियल दिए जाएंगे, ठीक है, तो ये आप कर सकते हो। लेकिन ये स्टैंडर्ड कंडीशन में है। अब जब रिएक्शन आगे चलेगी मतलब जब हम यहां बैटरी को कनेक्ट करेंगे, सॉरी बैटरी बोल रहा हूं, बल्ब को कनेक्ट करेंगे तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे Zn से क्या बनेंगे, Zn+2, और Zn+2 कहां पे आएंगे, इस सॉल्यूशन के अंदर। तो Zn+2 की कॉन्सेंट्रेशन है ना यहां पे बढ़ने लगेगी, अब 1 मोलर नहीं रहेगी, कुछ देर बाद धीरे धीरे वो बढ़ेगी। और अगर हम इस तरफ देखें तो इस तरफ क्या होगा, ये Cu+2 है ना, इस सॉल्यूशन के अंदर से ऊपर जाएंगे, रोड के ऊपर जाके चिपकेंगे, तो इस सॉल्यूशन के अंदर कॉपर प्लस की जो कॉन्सेंट्रेशन है ना वो धीरे धीरे घटेगी। क्या कह रहा हूं, समझ में आ रहा है? तो मैं ये कहना चाहता हूं, अभी जो कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर ले रहे थे वो टाइम के साथ बदल जाएगी, और ये कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर से बढ़ जाएगी, और इस तरफ कॉपर+2 की जो कॉन्सेंट्रेशन है 1 मोलर से घट जाएगी। अगर इनकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो गई तो पोटेंशियल बदल जाएगा, सेल का पोटेंशियल चेंज हो जाता है। तो जब सेल काम करती है तो उसका पोटेंशियल धीरे धीरे चेंज होता है, बढ़ता नहीं है, घटता है, ठीक है। तो क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन बदल रही है, और एक टाइम ऐसा आता है कि 0 हो जाता है। तो अपना आज की जो क्लास है उसमें हमारा सबसे बड़ा गोल क्या रहेगा, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जिंक की रॉड है ना आधी खत्म हो चुकी है, अब बताओ यहां पे पोटेंशियल कितना, हमने पूरी ली थी तो कुछ देर बाद ये आधी होगी क्योंकि जिंक Zn+2 सॉल्यूशन के अंदर आएगा। तो जब वो आधी हो गई जिंक की रॉड, उस टाइम पे इस सेल का कितना पोटेंशियल है ये बताइए आप। या कोई तुमसे पूछे, आप अपनी घड़ी का सेल लेके आए, जब नया लेके आए 1.5 वोल्ट था, और 10-15 दिन बाद उसका पोटेंशियल कितना होगा, आप वोल्ट मीटर लगा के चेक तो कर सकते हो, लेकिन अगर आपको नोटबुक में करना है तो कैसे बताओगे? तो आज हमें यही सीखना है कि अगर हमारी सेल स्टैंडर्ड कंडीशन में नहीं है तो उसका जो पोटेंशियल है वो कैसे मेजर किया जाए। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और इस चीज का आंसर ढूंढते हैं कि अगर सेल हमारी स्टैंडर्ड कंडीशन में नहीं है तो उसका पोटेंशियल कैसे मेजर करें। तो देखो, उसके लिए हमारी मदद की एक बहुत ही रिस्पेक्टेड हमारे साइंटिस्ट आए जिनका नाम था नर्स्ट। उन्होंने एक इक्वेशन दी, ड्राइव करी। तो वो इक्वेशन क्या थी? ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग क्यू। अगर मैं इसको मतलब ये मैंने शॉर्टकट इसका रूप लिख दिया है, अगर मैं चलो अब दूसरी भी लिख देता हूं तो ई सेल जो अपने नर्स जी ने दी, ये तो हम नीट जेई वाले बच्चे हैं वो हम यूज करेंगे ई नॉट सेल, लेकिन उनकी जो जर्नल इक्वेशन थी वो ये थी RT बाय NF ln Q। तो ये एक इक्वेशन है, इसकी मदद से हम ऐसा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हम किसी भी टाइम पे पोटेंशियल को मेजर कर सकते हैं, मतलब जब कॉन्सेंट्रेशन कुछ भी हो, स्टैंडर्ड कंडीशन में ना हो। ठीक है, तो ये उसी को दिखा रहा है। स्टैंडर्ड कंडीशन में कुछ कुछ चीजें हैं इसके अंदर। तो पहले यार ये समझते हैं, इसका ओरिजिन समझते हैं, ये इक्वेशन आई कहां से है। एक बार ये समझ में आ गया कि इक्वेशन कहां से आई है, फिर हम इसको यूज करना सीखेंगे, क्वेश्चन को में लगाना सीखेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। तो पहले ये समझते हैं कि ये इक्वेशन आई कहां से है। ठीक है, तो चलिए अगले पेज पे स्टार्ट करते हैं। ये इक्वेशन आई कहां से है, ये नर्स्ट इक्वेशन बोलते हैं इसको। तो चलिए इसको ड्राइव करते हैं। हम ऐसा बोल सकते हैं, साइंस की लैंग्वेज में इसको बोलते हैं ड्राइव करना, जब हम पढ़ाते हैं। तो ये आई कहां से होगी? तो आपने ना थर्मोडायनेमिक्स जब आप पढ़ रहे थे तो एक इक्वेशन पढ़ी होगी, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस RT ln Q। अब ये इक्वेशन कहां से आई है? ये थर्मोडायनेमिक्स से आई है। अब मैं यार इसको यहां सॉल्व नहीं करके दिखा सकता, ये कहां से आया है?
तो ये थर्मोडायनेमिक्स से आया है। तो थर्मोडायनेमिक्स में मैं सिखाता हूँ ये कहाँ से आती है, ये भी इक्वेशन कहाँ से आती है। साइंस में हर एक चीज का रीजन है, और वही साइंस है जब आप एक एक चीज को ढूंढते हो, हर एक चीज के आंसर ढूंढते हो। हर एक चीज के आंसर मेरे पास भी नहीं होते, क्योंकि साइंस का मतलब ये नहीं है कि मतलब वो बड़ा साइंटिस्ट जिसको हर चीज आती है, वो उसको साइंटिस्ट नहीं बोलते हैं। साइंटिस्ट उसको बोलते हैं, रिसर्चर उसको बोलते हैं जो नई नई चीजें ढूंढता है, ऐसी चीजें ढूंढता है जो किसी को भी ना पता हो आज तक। ठीक है, तो साइंस का मतलब, केमिस्ट्री का मतलब बस इतना नहीं है कि आपने एक इक्वेशन रट ली और बस हो गया काम। उसके पीछे जानना कि वो कहाँ से आई है, तब आपके अंदर एक्चुअल में एक साइंटिस्ट वाला, क्या बोलते हैं उसको, माइंडसेट है आपके पास। चलिए यहाँ पे आते हैं, हम उसको बाद में देखेंगे माइंडसेट को। तो ये अपने पास एक इक्वेशन है, कहाँ से आई है, थर्मोडायनेमिक्स से आई है। ये थर्मोडायनेमिक्स में ड्राइव होती है, तो हम इसका यूज करेंगे। और कैसे यूज करेंगे, हम इसको है ना एक और चीज के साथ कंबाइन करेंगे। लास्ट क्लास में अपन ने एक इक्वेशन, एक छोटा सा फॉर्मूला निकाला था, याद है आपको, गिब्स फ्री एनर्जी वाला। गिब्स फ्री एनर्जी का कोई फॉर्मूला था, याद आ रहा है आपको? तो हमने एक फॉर्मूला निकाला था, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल। याद है आपको? याद है? तो अगर स्टैंडर्ड कंडीशन में नहीं है अपनी सेल, तब भी हम उसकी एनर्जी निकाल सकते हैं। अगर स्टैंडर्ड कंडीशन में है, तब भी उसकी गिब्स फ्री एनर्जी हम निकाल सकते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है, ये अपना जो फॉर्मूला है, इसी में इसको अप्लाई करते हैं। इन दोनों की मदद से हम ऐसे लिखते हैं, माइनस एन एफ ई सेल। ये स्टैंडर्ड कंडीशन का नहीं है, अगर स्टैंडर्ड में होता तो नोट लगाता, तो माइनस एन एफ ई नोट सेल ऐसे लिख दिया, और बाकी वैसा का वैसा, प्लस आर टी एल एन क्यू। सही है। अब मैं ऐसा करता हूं, यहां पे जो एन एफ है इसको चारों तरफ मतलब डिवाइड करा देता हूं। तो जब ये इसको एन एफ से, माइनस एन एफ से डिवाइड कराएंगे चारों तरफ, मतलब पूरी इक्वेशन में चारों तरफ, मतलब इस तरफ भी उस तरफ भी, दो ही तरफ है, तो ई सेल हमारी जो बनेगी वो कितनी बनेगी, ई नोट सेल और माइनस आर टी बाय एन एफ इज इक्वल टू एल एन क्यू। तो ये वही इक्वेशन है। कौन सी इक्वेशन है? ये नर्स्ट इक्वेशन आ गई। बस इतना ही किया नर्स्ट ने, लेकिन ये भी बहुत बड़ा काम था। वो पहली बार कर रहा था, आज तक किसी ने किया ही नहीं था ऐसा। तो ये हमारी, इसको बोलते हैं हम, ये हमारी क्या है, नर्स्ट इक्वेशन। इसको साइड में रखते हैं, थोड़ा और आगे चलते हैं। तो ये जो नर्स्ट इक्वेशन है ना, ये इसमें क्या क्या है चीजें उनको समझेंगे। पहले थोड़ा सा इसको ना हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि यार हम रिसर्चर नहीं बन रहे, हम नीट और जेईई का एग्जाम देंगे, तो हमें ना क्वेश्चन कर रहे रहेंगे फास्ट। ठीक है, तो हमारे पास कम टाइम रहता है, तो हम इस इक्वेशन को है ना थोड़ा मॉडिफाई करके यूज करेंगे, ताकि हम कैलकुलेशन फास्ट कर सके। ठीक है, तो इसलिए मुझे वो दूसरी इक्वेशन भी बतानी पड़ेगी, ताकि आप कैलकुलेशन फास्ट करो। तो होती वो यहीं से है। तो अभी ये जो फॉर्मूला जो आपको दिख रहा है, ये इक्वेशन जो दिख रही है, इसको बोला जाता है नर्स्ट इक्वेशन। मैं नाम लिखना चाहता हूं, इसलिए थोड़ा रुका हूं। नर्स्ट इक्वेशन, हमारे रिस्पेक्टेड साइंटिस्ट सर। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। हम इसको, इसमें थोड़ी कंडीशन अप्लाई करते हैं। तो कंडीशन में 2-3 कंडीशन अप्लाई करूंगा कि टेम्परेचर में है ना 298 केल्विन लूंगा। मोस्ट ऑफ द टाइम जब आपको क्वेश्चन मिलेंगे इसी टेम्परेचर पे मिलेंगे, 298 केल्विन पे। अगर कभी टेम्परेचर ना भी दिया जाए, तो आप बाय डिफॉल्ट ये 298 केल्विन 25 डिग्री सेल्सियस आप इमेजिन करते हो, अज्यूम करते हो। आर आपकी वैल्यू 8.314 और एफ की वैल्यू आपको पता होगी, इसकी 1F फेरेडे, लास्ट क्लास में बताया था 96485, ये कुलम इसकी यूनिट होती है। हम अप्रोक्स वैल्यू 96500 करते हैं। तो इसमें ये इन सब की वैल्यू रख देते हैं, और इस लॉग को दूसरे लॉग में बदल देते हैं, लॉग 10 में। अभी ये नेचुरल लॉग में है। तो ये जो आपका फॉर्मूला है, ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.059। क्योंकि यार अगर हम इसको कैलकुलेशन करने बैठेंगे कितना टाइम जाएगा, तो थोड़ा सा कंडीशन अप्लाई करके इसको यूज करते हैं हम जब क्वेश्चन करेंगे। अपॉन एन, हम जब क्वेश्चन करेंगे इसको 0.06 ही लेंगे, अप्रोक्स करेंगे। और यहां पे लॉग क्यू, इसको भी मैंने लॉग 10 में कन्वर्ट किया। कैसे? 2.303। और जितनी भी चीजें थी सबको मल्टीप्लाई कर लिया। और आप करके देख लेना, अगर आपको मुझ पे भरोसा ना हो
तो सारी चीजों को मल्टीप्लाई करना, तो ये इक्वेशन आपके सामने आएगी और इसी को बोलते हैं हमारी नर्स्ट इक्वेशन। सबसे ज्यादा हम इसका यूज करेंगे, लेकिन भूल मत जाना जन्मदाता यही है ना, ये यहीं से आया है। और ये जो फॉर्मूला है ये कंडीशनल फॉर्मूला है, ये 298 केल्विन पे ही अप्लाई होगा, हर जगह मत लगा देना। कभी वो टेम्परेचर थोड़ा सा बदल दे, आज तक तो नहीं बदला, लेकिन बाई चांस ऐसा हो गया कि उसने टेम्परेचर अलग रख दिया और आप इसी में लगे पड़े हो, तो ध्यान रखना अपने मतलब दिमाग के सारे दरवाजे खुले रखना, ठीक है, गलती मत करना, सिली मिस्टेक, फिर आप बोलोगे सिली मिस्टेक हो गई, ठीक है। तो चलिए ये फॉर्मूला है अपना, इसको अप्लाई करना सीखते हैं। ई नोट सेल, ये वाली चीज आपको आती होगी, इसको कैलकुलेट करना आता ही होगा, ठीक है। तो मैं एक क्वेश्चन की मदद से आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करता हूं, मतलब कैसे अप्लाई करेंगे। तो आपको ऐसे एक सेल देगा, हम अपनी डेनियल सेल लेते हैं, हमारी सबसे फेवरेट सेल वही है Zn से Zn+2, और यहां पे सॉल्ट ब्रिज Cu+2 से Cu, ठीक है। और वो आपको कैसे करेगा, वो है ना, ये जो कॉन्सेंट्रेशन है 1 मोलर ना करके इसकी ऐसे कर दे, 0.1 मोलर है मान लो, और इसकी 0.001 मोलर है, ठीक है। आपसे बोलेगा भाई इसका पोटेंशियल बता दे मुझे, अभी ये कॉन्सेंट्रेशन है, तो कैसे करेंगे। तो अपनी नर्स्ट इक्वेशन लगाएंगे हम। नर्स्ट इक्वेशन आपको याद हो चुकी होगी, हुई या नहीं हुई बताओ। ई सेल इज इक्वल टू, अभी याद कर लो मेरे साथ साथ, अपने आप जब आप इसको बार बार अप्लाई करोगे, फॉर्मूले याद नहीं किए जाते हैं, उनकी प्रैक्टिस किए जाते हैं। जब प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप याद हो जाते हैं यार, आप करो तो सही, इसके 10 क्वेश्चन लगा लो, आपको याद ना हो तो मेरा नाम बदल देना। ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस आगे आगे 0.059 अपॉन 591 होता है, हम इतना यूज करेंगे n log q। एक एक चीज को निकालना सीखेंगे। तो देखो इसमें हमें क्या क्या निकालना है। एक तो ई नोट सेल, हमें निकालना क्या है, हमें इसका ना ई सेल निकालना है। ई सेल का मतलब ये हमें फाइंड आउट करना है। ई सेल का मतलब इस स्टैंडर्ड कंडीशन में नहीं है, स्टैंडर्ड कंडीशन में होती तो 1 मोलर लिखता। तो ई सेल मतलब जो स्टैंडर्ड कंडीशन वाला नहीं है, वो आपको पोटेंशियल निकालना है इस सेल का। ई नोट सेल वाला ये हमें निकालना आता है, अभी पहले ही निकाला था स्टैंडर्ड कंडीशन में, वो चेंज नहीं होता है, स्टैंडर्ड कंडीशन में फिक्स रहता है। तो अभी निकाला था, याद आ रहा है आपको, यहीं पे तो निकाला था यार, भूल गए। यहाँ पे ये रहा 1.1 वोल्ट, स्टैंडर्ड कंडीशन में फिक्स है। अब ये इतना ही रहेगा, स्टैंडर्ड कंडीशन सारी कंडीशन फिक्स कर दी तो इसकी वैल्यू फिक्स है। तो इसकी वैल्यू कितनी है भाई, इसकी वैल्यू है 1.1। अब आपको निकालना सीखना बस दो चीजें, इन दो चीजों को कैसे निकालेंगे, एक तो n, और ये भी मैंने पिछली क्लास में सिखाया था आपको, कब, डेल्टा G इक्वल टू माइनस NFE, वहां पे n कैसे निकाला था, उस रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हो कैसे निकाली थी हमने, आधी आधी रिएक्शन लिखी थी, फिर उसमें इलेक्ट्रॉन्स को बराबर किया था, याद आ रहा है। याद नहीं आ रहा तो पिछली वीडियो को देख लो, इसलिए याद नहीं आ रहा होगा आपको। तो याद करना, ये n हमने निकालना सीख चुके हम, अब हमें बस q निकालना सीखना है। और मैं q को हम तभी निकालेंगे, पहले n निकालना सीखते हैं, एक बार फिर से प्रैक्टिस हो जाएगी यार, क्या दिक्कत है। तो आप मेरे साथ साथ बोलना, अगर आपको आता है तो बताइए। मैं सबसे पहले क्या लिखूं, आपको बस सोचना है, मैं लिखूंगा यहां बोर्ड पे। तो सबसे पहले आधी रिएक्शन लिखनी है, हाफ रिएक्शन लिखनी है। तो Zn से हम क्या लिखेंगे, Zn से क्या बन रहा है, Zn+2 बन रहा है, और 2 इलेक्ट्रॉन ये निकाल रहा है, ये इसकी हाफ रिएक्शन लिख दी ऑक्सीडेशन वाली। और क्या लिखेंगे, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, क्योंकि ये Q निकालना है या N निकालना है, दोनों के लिए हमें ऐसा करना पड़ेगा। Cu+2 +2 इलेक्ट्रॉन, और इससे बनेगा Cu। अब दोनों रिएक्शन को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो Zn प्लस Cu+2 ऐड क्यों करवा रहा हूं मैं इस बार आपसे, या मैं ही कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं ऐड, उसका रीजन बताऊंगा। तो देखो n तो हमें मिल गया था, फिर ऐड क्यों किया। अगर आपको ये निकालना है, ये वाली चीज, ये Q, इस Q को निकालने के लिए आपको सेल रिएक्शन लगती है। n को निकालने के लिए आधी आधी रिएक्शन लिख के काम बन जाएगा, लेकिन जब ये Q लिखना रहेगा तो आपको पूरी रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। ये Q क्या है, ये इक्विलिब्रियम में पहली बार आया था आपके सामने, इसको बोला जाता है रिएक्शन कोएफिशिएंट। इसको क्या बोलते हैं हम, रिएक्शन कोएफिशिएंट। इसको कैसे निकाला जाता है, आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखना आता होगा, आता है ना भाई, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखना। तो वैसा ही है, सेम है, कुछ अलग नहीं है, उसके जैसा ही है। बस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैसे लिखते थे,
हमारी इक्विलिब्रियम वाली कॉन्सेंट्रेशन, इसमें किसी भी टाइम की कॉन्सेंट्रेशन हम लिखते हैं तो फॉर्मूला वही है। जैसे अगर आपको क्यू लिखना आता है तो के लिखना आता है तो क्यू लिखना भी आता रहेगा। तो जैसे अगर इस रिएक्शन का मुझे क्यू लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, तो इसको लिखेंगे ऐसे, कैसे, पहले प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन, तो प्रोडक्ट में किसको दिखाना है हमें, Zn+2 को, और नीचे अपना Cu+2 की कॉन्सेंट्रेशन। आप बोलोगे प्रोडक्ट में मैंने इसको क्यों नहीं दिखाया, ना मैंने इस Zn को दिखाया, क्यों नहीं दिखाया, तो प्योर लिक्विड रहेंगे, प्योर सॉलिड रहेंगे, उनकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होती है किसी रिएक्शन में, उनकी कॉन्सेंट्रेशन सेम रहती है क्योंकि वो प्योर है। तो इसलिए इनको हम दिखाते नहीं है, इनकी वैल्यू 1 लिखी जाती है। ठीक है, तो Q की वैल्यू हमने Q निकालना है, अब कैसे निकालना है ये आपको बताया, बस आप वैल्यू रखनी है। तो Zn+2 की वैल्यू कितनी है, 0.1, तो इसको कर दिया 10⁻⁻1, और नीचे वाले की वैल्यू कितनी है, 10⁻⁻3 है। ठीक है, 10⁻⁻3, Q की वैल्यू आ गई 10⁻2, ये अपना Q आ चुका है। ठीक है, n आपको बताया था n कैसे निकालना है, ये n है, ये कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। तो अब आगे चलते हैं, 0.059 अपॉन n की वैल्यू है 2 log, और Q की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 10⁻2, और इसकी मदद से हम ई सेल को फाइंड आउट करेंगे। अब ये कैलकुलेशन वाला पार्ट, ये आपका काम, मैं आपको मैथ सिखाने नहीं आया हूं, मैं आपको बस केमिस्ट्री सिखाने आया हूं, तो ये आपको ही करना है, आगे क्या आएगा क्या नहीं आएगा। ठीक है, तो अभी हमने क्या सीखा, अभी हमने सीखा अगर कोई भी सेल स्टैंडर्ड कंडीशन में नहीं है तो उसका पोटेंशियल कैसे मेजर किया जाए, तो उसके लिए हम नर्स्ट इक्वेशन का यूज करेंगे, इसकी मदद से पोटेंशियल निकालते हैं। आपको 2 चीजें निकालनी सीखनी है, एन और क्यू, ये आ गया, तो आप इस इक्वेशन को अब अलग अलग तरीके से यूज करना सीखना है, आपको अब इसकी प्रैक्टिस करनी है, इसमें कितने वेरिएशन आ सकते हैं, कितने तरीके से आपको घुमा सकता है। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस अभी मैं आपको करा देता हूं, आप मेरे साथ साथ रहिए, और चलिए क्वेश्चन लेते हैं, और आप कोशिश करना, मैं क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा, आप अपने आप इस फॉर्मूले को लगाने की कोशिश करना, मेरा वेट मत करना, अपने आप करना। जब आप अपने आप करोगे तब सबसे ज्यादा सीखोगे। आपका टीचर कितना भी महान है, लेकिन अगर आप नहीं करोगे ना तो कभी कुछ नहीं कर पाओगे, करना तुम्हें है। टीचर महान होने से तुम महान बनोगे ये जरूरी नहीं है, जब तुम करोगे तभी महान बनोगे, तो तुम्हें करना जरूरी है, तुम क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन है आपके सामने, मैं पानी पी लेता हूं, तब तक आप क्वेश्चन को रीड कीजिए और लग जाइए अपने काम पे। चलिए मैं आपकी मदद कर देता हूं थोड़ी थोड़ी, आपको पहले तो क्वेश्चन रीड करने में हेल्प करता हूं। तो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो चलिए पहले क्वेश्चन को समझते हैं, क्या बोल रहा है। आई होप आप रीड कर पा रहे होंगे, मैं कोशिश करूंगा कि इसको जल्दी से जल्दी ठीक किया जाए, ये जो टाइपिंग बहुत छोटी होती है थोड़ी बड़ी की जाए। आप मुझे बताना यार कि सही है, दिख रहा है, कोई जरूरत है क्या, तो ये सारी चीज बताने की होती हैं, जिससे मैं और अच्छा पढ़ा पाऊं। जो आपको छोटी छोटी दिक्कतें होती हैं उनको दूर करने की मैं कोशिश करूंगा, अपने आप को बेस्ट बनाने की कोशिश करूंगा, बस आपके सुझाव चाहिए, आप बस मेरी मदद करना, मेरे साथ बने रहना। तो क्या कह रहा है ये, व्हाट विल बी द ईएमएफ ऑफ द सेल, ईएमएफ ऑफ द सेल इन विच फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस एट 298 केल्विन। देखा भाई 298 केल्विन, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको 298 केल्विन पे ही दिया जाएंगी चीजें। तो आपको है ना ईएमएफ निकालना है सेल का, और एक फॉलोइंग रिएक्शन दी जा रही है, ये आपको रिएक्शन दी जा रही है, Mn से Mn+2 बन रहा है, Cu+2 से Cu बन रहा है, और क्या दिया जा रहा है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन दी जा रही है, Cu+2 की कॉन्सेंट्रेशन है वो 0.01 मोलर है, Mn+2 की कॉन्सेंट्रेशन है 0.0001 मोलर है, और आपको ई नोट सेल भी दिया जा रहा है, ये ई नोट सेल यहां पे दिया जा रहा है, आपसे पूछ रहा है ई सेल बता दो, बता दोगे, इसमें तो और भी सिंपल है। तो चलिए स्टार्ट करें, तो अपनी नर्स्ट इक्वेशन याद कीजिए, नर्स्ट इक्वेशन याद करो, नर्स्ट इक्वेशन लगानी है, ये मुझे कैसे पता चला, तो यार ई नोट सेल तो दे दिया, वो तो पूछ नहीं रहा, और यहां पे कॉन्सेंट्रेशन दिए, कॉन्सेंट्रेशन दिए मतलब अब तो नर्स्ट इक्वेशन ही, जब कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर नहीं है तो नर्स्ट इक्वेशन का यूज करना है, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.059 अपनी मतलब कंडीशनल फॉर्मूला यूज करें, n log q,
अब हमें दो ही चीज फाइंड आउट करने, ई नोट सेल तो है अपने पास 1.52 और हमें एन और क्यू निकालना है। एन और क्यू कैसे निकालेंगे, तो हम इस रिएक्शन को मतलब तोड़ के लिखेंगे, हाफ रिएक्शन लिखेंगे। तो क्या क्या बन रहा है, तो Mn से बन रहा है Mn प्लस टू इलेक्ट्रॉन, सही है। और क्या हो रहा है, आपका Cu प्लस से Cu बन रहा है, तो ये Cu प्लस 2 इलेक्ट्रॉन खा रहा है 2, और ये 2 इलेक्ट्रॉन खा के ये बन गया Cu। ठीक है, अब डायरेक्ट शॉर्टकट करने मत भागना, नहीं इसमें कर सकते हम। अब इसमें हमें सेल रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, वहां दी जा रही है, अब यह बार बार क्यों करे भाई। ठीक है, अगर हमें सेल दी जाती तब वो लिखनी पड़ती, अब हमें लिखने की जरूरत नहीं, क्यों, हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ये सब क्यों किया हमने, ये तो भाई एन तो निकालना पड़ेगा ना, उसके लिए हमें आधी रिएक्शन तो लिखनी पड़ती है। तो एन निकालने के लिए आधी रिएक्शन लिखो दोनों, लेकिन दोनों एक से निकालोगे तो फिर सिली मिस्टेक कर दोगे, गलतियां हो जाएंगी, इसलिए दोनों रिएक्शन लिखना ताकि एन साफ साफ गलती ना हो, और क्यू इसकी मदद से निकलेगा। ई दिया जाएगा, अगर नहीं दिया तो आपको निकालना पड़ेगा। तो ई सेल की वैल्यू रखते हैं यहां पे हम, ई सेल ई सेल ई सेल ई सेल कितना है अपना, ई सेल 1.52 0.0591 दिख रहा है क्या, ये दिख रहा है, दिख रहा है। और एन 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 2 था अपना 2, और लॉग, अब क्यू लिखूंगा मैं, इस रिएक्शन का क्यू लिखना है, तो इस क्यू को मैं यहीं पे दिखाऊंगा आपको। क्यू को देखिए, क्यू कैसे लिखेंगे, तो थोड़ा सा इसको हटाता हूं, ये थोड़ा सा यहाँ पे आ गया है। तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट में कौन कौन है, Cu है Mn+2, तो ऊपर लिखेंगे Mn+2, और C को तो हम लिखेंगे नहीं, नीचे लिखेंगे Cu+2। Mn+2 की वैल्यू कितनी है, Mn+2 की वैल्यू है 10 की पावर 1 2 3 4 -4, और Cu+2 की है 0.01 10 की पावर -2। ये 10 की पावर -2 बन गया, इसको यहां रख देंगे, और आगे का काम आपका। ठीक है, ये एक क्वेश्चन हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पढ़िए इस क्वेश्चन को, फिर मैं तो हूं आपके साथ, जल्दी पढ़िए। पढ़ लिया आपने, चलिए अब मैं आ रहा हूं आपकी मदद करने। तो क्या कह रहा है ये बोल रहा है इफ Zn+2 Zn मतलब रिडक्शन, Zn+2 से Zn हो रहा है, इलेक्ट्रोड इज डायल्यूटेड 1000 टाइम्स, देन चेंज इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज। नर्स्ट इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ पूरी सेल के लिए नहीं, एक सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि पूरी सेल का जो पोटेंशियल है वो इंडिविजुअल सेल पे डिपेंड करेगा। इंडिविजुअल सेल में एक अकेले अगर कंटेनर में देखें, वहां पे पोटेंशियल चेंज हुआ है तभी तो पूरी का चेंज हुआ है। ऐसे थोड़ा हो सकता है कि नीचे चेंज हुआ ऊपर चेंज ही ना हुआ हो, ऐसा जनरली नहीं होता है। होता भी होगा तो देखेंगे जब आएगा, लेकिन आप ऐसा पाओगे कि हमें एक सिंगल सेल का अगर उसमें कॉन्सेंट्रेशन चेंज करेगा तो उसका पोटेंशियल चेंज होता हुआ मिलेगा। तो उसको कैसे मेजर करेंगे ये हमें देखना है। तो उसके लिए भी हम नर्स्ट इक्वेशन लगा सकते हैं, ये बोलना चाहता हूं। पूरी सेल के लिए भी लगा सकते हो, आधी सेल के लिए भी लगा सकते हो। तो आधी सेल के लिए हमें यहाँ पे ये नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करनी है। तो इलेक्ट्रोड बोला है इसलिए मैं बोल रहा हूं, ठीक है। तो कैसे लगाएंगे, तरीका वही है, फॉर्मूला वही है, बस सेल की जगह आप अब जो भी है, रिडक्शन हो रहा है रिडक्शन वाला पुट, और मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन वाला। तो Zn+2 से Zn और रिएक्शन भी दी जा रही है, इसके लिए आपको निकालना है। तो हम इसी जो दिया जा रहा है उसके हिसाब से निकालेंगे, Zn+2 से Zn, यहां से ये इसका रिडक्शन पोटेंशियल निकालेंगे। और E0 आपको इसी का लेना है। अगर यहां पे रिडक्शन ले रहे हो तो यहां पे भी रिडक्शन लेना पड़ेगा, अगर यहां पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है तो यहां पे भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेना पड़ेगा। ये बस ध्यान रखना, Zn+2 से Zn तो ऐसे लिख लेना ताकि गलती ना हो आपसे। 0.059 n हमें निकालना है, इसमें तो बड़ा आसान है, क्यों निकालना भी, ठीक है। तो बस इतना ही गेम है यहाँ पे, और कुछ कोई बड़ा कुछ बहुत डिफरेंट नहीं करना है। जैसे है ये नर्स्ट इक्वेशन हमें लगानी आती है वैसे सब कुछ करना है। E0 की वैल्यू इसने दी होगी, दी नहीं भी तो देगा तो यार, दिया नहीं इसने, दिया नहीं तो अपन को तो याद है इसकी, देता जरूर है लेकिन वो। तो इसकी E0 की वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है E0 की वैल्यू कितनी है 0.76
और माइनस में माइनस 0.76 है, माइनस 0.059। एन कितना लें, एन लेंगे, कितना लेंगे, एन लेंगे, कितना लेंगे, एन 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 कहां गया, एन एन 2 है ना, लॉग। और बताओ क्यू कैसे लिखेंगे? तो देखो ये तो सॉलिड है, इसको तो लिखना नहीं है, तो इसका पहले क्यू लिखना सिखा रहा हूं आपको। ऐसी रिएक्शन का क्यू कैसे लिखेंगे? तो क्यू देखिए, तो क्यू की वैल्यू कितनी आएगी? जेड एन, ये तो सॉलिड है, इसको दिखाने की जरूरत नहीं, ऊपर 1, इलेक्ट्रॉन को भी नहीं दिखाएंगे, नीचे दिखाएंगे Zn+2 जो एक्वस में है। तो क्यू की वैल्यू इसको यहां रख देंगे हम 1/Zn+2। तो ये फॉर्मूला अब यहां पे अप्लाई करने वाले हैं। मैंने आपको अभी इसको कैसे चेंज करना है, क्या लगाना है, ये आपको सिखाया है। अब एक्चुअल गेम तो यहां पे है भाई। अब मैं आपका हाथ नहीं छोड़ रहा हूं, क्योंकि अब मैं बोलूं इसको कैलकुलेट कर दो, तो यहां क्या रखोगे? अब ये भी तो मुझे सिखाना है ना, Zn+2 में क्या रखोगे यहां पे? तो देखो Zn+2 में यहां पे क्या रखना है, तो इसमें आपको क्या बोला जा रहा है, इसलिए अब क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़िए। अभी तक तो मैंने बस ये बताया क्या कैसे यूज करेंगे नस्ट इक्वेशन को। अब क्वेश्चन को पढ़िए एक बार, क्या बोल रहा है? इफ Zn+2 Zn इलेक्ट्रोड इज डायल्यूटेड 1000 टाइम्स, बोला उसमें पानी डाल दिया 1000 टाइम्स। पानी डालने से क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन बदल जाएगी। Zn+2 की कॉन्सेंट्रेशन पहले मान लेते 1 मोलर थी, या जो भी थी, सी थी, जो भी थी, वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, बढ़ेगी घटेगी, तो पानी डालने से कॉन्सेंट्रेशन घटती है। ठीक है, देन चेंज इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो आपसे है ना ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जब उसकी कॉन्सेंट्रेशन जो भी थी, और बाद वाली कॉन्सेंट्रेशन पूछ रहा है, तो आपको दोनों को कंपेयर करना है। तो कैसे कंपेयर करेंगे? तो चलिए अब मैं बताता हूं। अरे यार, अरे यार, अरे यार, अरे यार, अरे यार, अरे यार, ये क्या हो गया? मुझे तो कुछ और करना था, इसको ऊपर भेजना है मुझे, लेकिन गलत चीज ऊपर जा रही है। जिसको ऊपर भेजना वो तो जा नहीं रहा। अच्छा, सॉरी आपका टाइम लेने के लिए। हाँ 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 हाँ, अब जा रहा है आगे। चलो ठीक है यार, आप देख भी लो तो क्या है। मतलब मैं, बैकग्राउंड अच्छा नहीं लग रहा होगा तो ठीक है, अब प्रॉब्लम हो गई तो हो गई, क्या थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। तो आगे चलते हैं। आगे हमें इसकी कॉन्सेंट्रेशन को x मान लेते हैं, और बाद वाली जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको कुछ मानेंगे। तो ये हमारा पहले वाला पोटेंशियल हो गया। अब दूसरे वाला पोटेंशियल निकालेंगे इसी का, Zn+2। Zn इज इक्वल टू E नोट की वैल्यू सेम ही रहेगी, दोबारा से हम एक बार और फिर से लगाएंगे इसको, अपॉन 2 लॉग। अब ये यहां पे Zn+2 की कॉन्सेंट्रेशन क्या रखोगे? फॉर्मूला वही लगेगा, बस कॉन्सेंट्रेशन बदलनी है, इतना ही काम है, पहले वाली और बाद वाली लगानी है। तो कैसे बताते हैं आपको, मैंने है ना मतलब जो मेरे स्टूडेंट है जो मुझसे पढ़े हैं उनको ये फॉर्मूला जरूर बताया होगा, डाइल्यूशन फॉर्मूला, क्योंकि इसका यूज बहुत बार होता है। तो डाइल्यूशन फॉर्मूला आप सभी को याद हो चुका होगा। तो इसमें हमारी जो मोलरिटी थी, मान लेते एक्स थी पहले, और वॉल्यूम उसकी वी थी। अब मोलरिटी हमें फाइंड आउट करनी है, उसकी वॉल्यूम कितनी हो चुकी है? 1000 टाइम्स 1000x। तो v निकालना है। नहीं 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 नहीं, 1000 टाइम्स, हाँ ठीक तो है, सही तो है। 1000x तो मोलरिटी, 1000v लिखना चाहिए था मुझे, मैं वही बोल रहा हूँ, क्या गड़बड़, कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूँ। तो x नहीं काटना मुझे, v काटना है। तो m2 कितना आ गया आपका? वो कम हो जाएगा, x/1000, 1000 टाइम्स कम हो गया। तो इसकी वैल्यू जब हम रखेंगे तो कैसे लिखें? ऊपर आएगा 1000 और नीचे आएगा x। कॉन्सेंट्रेशन x/1000 करोगे, x नीचे रहेगा, 1000 ऊपर आ जाएगा। अब आपको इसको सॉल्व करना है। सॉल्व क्या करना है? कंपेयर करना है, कौन इंक्रीज, कौन सा ज्यादा है, कौन सा कम है। तो आप है ना एक को दूसरे में से माइनस कर देना, आपको समझ में आ जाएगा इंक्रीज हुआ है डिक्रीज हुआ है। आगे आपको करना है भाई, इतना तो काम आपको करना पड़ेगा। अब मैं आपको केमिस्ट्री सिखाने आया हूं, मैथ थोड़ी ना सिखाने आया हूं, मैथ तो आपको खुद ही सीखना पड़ेगा। चलिए देखो, वैसे मेरा जो मैं बचपन में पढ़ता था, मैथ फेवरेट सब्जेक्ट होता था। ठीक है, तो ऐसा मत समझना कि मुझे मैथ नहीं आता है इसलिए मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं। मैं इसलिए सॉल्व नहीं कर रहा हूं ताकि आप सॉल्व करो, आप उसको चेक करो, क्योंकि आपको मैथ करना है। अब भाई अगर कोई किसी का मतलब मेंटर होता है, कोच होता है, तो कोच बस बताता है कि तुम ऐसा कर,
कोच भागता नहीं है, उसेन बोल्ट का कोच ऐसा थोड़ा ना उससे तेज भागता होगा, उसके साथ वो कंपीट करता होगा, नहीं, उसको बस टेक्निक बताता होगा, तू ऐसे कर, ऐसे करता कौन है, उसेन बोल्ट करता है ना। ऐसे ही मैं तुझे बस डायरेक्शन दूंगा कि ऐसे करना है, करना तुझे है। समझ रहा है मेरी बात? तो इसलिए क्वेश्चन को खुद पूरा सॉल्व किया कर, तभी तू सीखेगा। मैं करूंगा तो उससे तू नहीं सीखेगा, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। पानी पी लेता हूं यार, आप पढ़िए तब तक। चलिए अब मैं इसको आपको समझाता हूं क्या है क्वेश्चन, क्या कहना चाहता है। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन है, आप परेशान मत होइए, वीडियो जितनी भी लंबी हुई हो, अगर आपको मजा आ रहा था तो क्या ही फिर टाइम देखना, ठीक है। तो चलिए क्या कहना चाह रहा है ये, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड व्हेन H3O प्लस कॉन्सेंट्रेशन इज 10 की पावर -5 मोलर। जो IIT नीट की तैयारी करते हैं उनके पास टाइम नहीं होता, बिल्कुल भी, बिल्कुल भी टाइम नहीं होता, बहुत तेज तेज भागते हैं, उनकी जिंदगी बहुत फास्ट चलती है, हर चीज को बहुत जल्दी करना चाहते हैं। लेकिन यार सीखना जब होता है ना, सीखना भाग के नहीं सीखा जाता कभी भी, दिमाग तभी चलता है आदमी का जब वो शांत बैठता है। तो हम दिमाग चला रहे हैं, आप सोच रहे हो, इसलिए उसको उसको सोचने में टाइम दीजिए, है ना। करने को मैं इसको फटाफट करा सकता हूं, जल्दी जल्दी क्वेश्चन को करा सकता हूं, लेकिन आप उससे नहीं सीख पाओगे। आपको सीखना है तो आप अपने आप करने की कोशिश कीजिए। मैं बार बार, मेरा जिंदगी में एक ही मोटिव रहता है, मैं टीचर हूं, मैं ये चाहता हूं कि बच्चे को मैं ना सिखाऊं, बच्चा अपने आप सीखे। बच्चे को मैं बस डायरेक्शन देना चाहता हूं, आप सभी को पढ़ना सिखाना चाहता हूं, कैसे पढ़ते हैं, अपने आप करते हैं चीजों को। मैं तो बस थोड़ा सा सहारा हूं, आपको बस इंटरेस्ट जगाने के लिए इस सब्जेक्ट में आया हूं। आपको चीजें करनी अपने आप हैं सारी, ठीक है। तो चलिए, और मैं मेनली, मैं अपने आप को ऐसा नहीं मानता कि मैं आपका पूरा सिलेबस खत्म कराऊंगा या जो भी है, मैं बस आपके साथ हूं। जिन चीजों में आपको दिक्कत आएगी, आप उन सब चीजों के लिए मुझे देखिए, मैं उन वीडियो को रिकॉर्ड करूंगा। मेरा टारगेट तो यही है, आपको बताया भी था, अगले 1-2 साल में मुझे पूरा जो भी आपको दिक्कत आती है केमिस्ट्री में, 11th 12th नीट जेईई में जितने भी टॉपिक है उनको मैं कवर करने की कोशिश करूंगा केमिस्ट्री के। और लेकिन आप तब तक मेरे भरोसे थोड़ा ना रहोगे, आपका नीट और जेईई का एग्जाम है, तो आप जो दिक्कतें आती हैं उसके लिए मेरे चैनल को मतलब सब्सक्राइब करके रखना। और कभी जो दिक्कत है, मैं कभी आपकी वीडियो डाल दूंगा, जिस टॉपिक में आपको दिक्कत होती है वो टॉपिक आप देखना, आपको दिक्कत दूर हो जाएंगी, ये मेरी मतलब आशा है। मैं ऐसा अपने ऊपर विश्वास रखता हूं कि अगर आपकी जो भी दिक्कत है, जो भी चीजें आपको बहुत डिफिकल्ट लगती हैं केमिस्ट्री में, जो आपको समझता ही नहीं है, उसको मैं समझाने की कोशिश करूंगा एक आसान ढंग से। बस हमें ऐसा लगता है कि सब्जेक्ट कितना मुश्किल है, ये टॉपिक कितना मुश्किल है, मुश्किल नहीं होते हैं, बस हम उसको टाइम नहीं देते, या फिर हमें उसको दिखाने वाला एक सही गाइड नहीं मिलता है, एक सही मेंटर नहीं मिलता है। तो चलिए, ज्यादा बोल रहा हूं क्या इसमें, चलिए कोई नहीं, कभी कभी बोलना जरूरी भी होता है। तो चलिए, कल नहीं बोलूंगा, इसको आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन को क्या बोल रहा है, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड व्हेन H3O आयन कॉन्सेंट्रेशन इज 10 की पावर -5 मोलर, pH 1 atm है। pH नहीं, वो प्रेशर दिया एक्चुअली, प्रेशर ऑफ H2 इज 1 atm, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन है, ये कुछ दिया है, ई नोट इसका 0 दिया है, बोला इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल बता दो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड याद है आपको, याद है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो ये बोल रहा है कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की जो कॉन्सेंट्रेशन H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन, H3O प्लस मतलब H प्लस की, वो 10 की पावर -5 मोलर है, मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन में नहीं है। स्टैंडर्ड कंडीशन में तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर होती थी, ये 10 की पावर -5 की है, तो उसका पोटेंशियल बताना है, ठीक है। रिएक्शन अपन को दी है तो अपन को Q की जरूरत नहीं है, N भी साफ साफ दिख रहा है, तो ये तो बहुत आसान है क्वेश्चन, आप कर सकते हो, वही लगाना है, ठीक है। तो H प्लस से क्या बन रहा है H2, तो रिडक्शन का पोटेंशियल निकालना है, H प्लस से H2 इज इक्वल टू ई नॉट, H प्लस से H2 इज इक्वल टू नहीं 0.059, N अपना 2 है, और लॉग, अच्छा हाँ, एक मजेदार चीज आ गई यहां पे, अब गैस है और यहां पे एक्वस है। आपको जब मैं पढ़ता था मुझे कंफ्यूजन होती थी, यहां पे ये तो गैस है, इसका क्या लें, तो इसकी तो कॉन्सेंट्रेशन दी नहीं, इसका तो प्रेशर दिया है, और ये कॉन्सेंट्रेशन है, तो यहां पे जो Q लिया जाएगा,
क्यू लिया जाएगा, वैसे तो हमें इसकी कॉन्सेंट्रेशन लेनी चाहिए, क्या, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन, क्योंकि गैस की तो कॉन्सेंट्रेशन लेते थे अपन कहां पे, इक्विलिब्रियम में गैस की कॉन्सेंट्रेशन ली जाती थी। लेकिन यहां पे ये जो Q है, हमने अभी तक जो Q और K पढ़ा था, KP और KC पढ़ा था, या तो उसमें प्रेशर होता था या फिर कॉन्सेंट्रेशन होती थी। यहां पे ये जो Q है ये PC वाला है, मतलब इसमें प्रेशर कॉन्सेंट्रेशन दोनों को लेके चलते हैं। तो यहां पे हम इसका गैस का इसका कॉन्सेंट्रेशन ना लेके, ये कंफ्यूजन होती है बच्चों को, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। मुझे तो होती थी भाई, जो ध्यान से पढ़ेगा उसको तो ये कंफ्यूजन होगी कि यहाँ पे प्रेशर क्यों लिया जा रहा है, कॉन्सेंट्रेशन क्यों नहीं ली जा रही। तो यहाँ पे जो Q है वो ना तो प्रेशर वाला है ना कॉन्सेंट्रेशन वाला है, ये दोनों वाला है। तो प्रेशर ऑफ H2 1 है और H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इसने दी है अपन को 10⁻⁵ और पावर में 2। अच्छा, एक और मजेदार बात बता के जाऊंगा, अभी पहले इसको पूरा कर देता हूं। तो ये हो जाएगा -1/10⁻⁻10, और इसकी वैल्यू तो आपको पता है, ये तो 0 है स्टैंडर्ड कंडीशन में, इसको आपको फाइंड आउट करना है। कर लोगे, कर लोगे, कर लोगे ना, मैथ वाले हो यार आप, मैथ आपको आना चाहिए। तो ये इसको ऐसे करना है। एक चीज, मजेदार चीज मैं आपको बताना चाह रहा था, क्या बताना चाह रहा था कि यहाँ पे ये 2 है, यहाँ पे 2 है, अगर इसको मैं 2 से और मल्टीप्लाई करता तो पोटेंशियल में कोई ज्यादा, पोटेंशियल में चेंज ही नहीं आता। पोटेंशियल इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, अगर यहाँ पे 2 से 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हाफ से मल्टीप्लाई करके भी लिखता इस रिएक्शन को तब भी पोटेंशियल सेम रहता। क्यों क्यों क्यों, अगर देखो 2 से मल्टीप्लाई करता ना, वो इसके पावर में आता। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन जैसे 2 है, अगर यहाँ हाफ करता तो यहाँ पे 1 आता, तो 1 आता तो इलेक्ट्रॉन भी 1 आते। समझ रहे हो? अच्छा, जो समझ गया वो समझ गया, जो मैं समझाना चाह रहा था। तो थोड़ी हाई लेवल की बात है, कभी जब क्वेश्चन आएगा तब मैं आपको समझाऊंगा। तो जो था मैंने बता दिया आपको। आज की क्लास, आई होप आपको तीनों मैंने बता दिए क्वेश्चन। आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। आई होप आपको बहुत मजा आया होगा, आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा, और मेरा सिखाने का तरीका थोड़ा अलग है। तो पता नहीं, आपको जैसा भी लगे आप बताना मुझे, अगर अच्छा लग रहा है तभी आप मेरे पास आओगे, तभी देख रहे होंगे मेरी वीडियो। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो कौन सी होगी तो वो सरप्राइज है, इसी का कंटिन्यूएशन रहेगा आई होप। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और आज के लिए इतना ही। थैंक यू। और आप मेरा नाम तो नहीं भूले ना, नाम याद रखना यार। मेरा नाम क्या है, मेरा हु एम आई, वियर्ड केमिस्ट। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।